सांसद सरिता गिरीले चाहिँ नेपालीमा यहाँले अवश्य पनि हेर्नुभयो होला, हिजो सदनमा नेपालीमा चाहिँ बोल्नु भएको छ। अघिल्लो दिनसम्म उहाँले चट्टान भएर अडान लिनुभएको थियो। म कसरी नेपाली बोल्छु, बोल्दै बोल्दिनँ भन्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, लिम्पियादुरा, लिपुलेक, कालापानी म खुलेरै भन्न सक्छु भारतको हो जस्ता कुराले गर्दा उहाँ अति नै आलोचित हुनुभयो। हेरौँ उहाँले बोल्नुभएको भिडियोहरू जस्ताको तस्तै, र उहाँको इन्टरभ्यू हेर्न नसकेर धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो टिभी सेट पनि फुटाउनु भएको छ। त्यो भिडियो पनि हामी तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कोरोनाको सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा जुन समस्या देखिएको छ त्यो मनसायले होइन, परिस्थितिवश हो। कोरोना सङ्क्रमण 8 महिनाको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। अब सरकारले यस्तो कुरा भन्न चाहिँ सुहाउँदैन। मेरो दोस्रो प्रश्न हो, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा पहिला कारवाही हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ कारवाही हुन्छ अनि सुनिन्छ अनि देखिन्छ। तर हामीहरूलाई चाहिँ के लागेको छ भने पहिला भ्रष्टाचार सुनिन्छ अनि त्यस पश्चात ढाकछोपको लागि कारवाही गरिन्छ। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीजीको के भनाइ छ? तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीजी निजगढमा वन विनाश गरिकन, जङ्गल काटिकन के त सरकारको एयरबेस, मिलिट्री एयरबेस बनाउने योजना छ? चौथो, प्रधानमन्त्रीजी सञ्चार मन्त्री पनि नेपालले शान्तिपूर्वक राष्ट्रियता माथि भारतले धावा बोल्दाखेरि सरिता गिरीजी भारतलाई साथ दिने, भारतले नक्सा जारी गर्दाखेरि भारतको पक्षमा बोल्ने, भारततिर सहानुभूति राख्ने, अनि नेपालले नक्सा जारी गर्दा सरिता गिरी एक शब्द पनि नेपालको पक्षमा नबोल्ने। सरिता गिरीजी कता क्या? नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सामा मैले ओन गर्नुपर्ने कारण के? जबकि नेपाल सरकारले नेपाली जनताको सरकार हो, तो उसले आफ्नो एक बहुमतबाट पास गराओस् नि त। लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। अब नेपाली के हो चाहना अनुसार त्यो तपाईको नयाँ नक्सा जारी गरेर त्यहाँ राख्नको लागि भारतले लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ? यदि नेपालले होइन यो सुरक्षाको जिम्मेवारी म लिन्छु, भारतले चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो नेपालले भारतलाई विश्वास दिलाओस् नि त। तर जब यदि भारतलाई शङ्का लाग्छ कि होइन नेपाल अहिले चीनको पक्षमा काम गरिरहेछ भन्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि। हामी त्योभन्दा पनि अगाडि नेपाल र भारतको बीचमा मलाई चाहिँ के लाग्छ, के भन्दैछ भारतमाथि पाकिस्तानले आक्रमण गरेको, भारतमाथि चीनले आक्रमण गरेको, नेपालले साथ दिएको छ। त्योभन्दा पनि मेरो कुरा मैले कुरा टुङ्ग्याएकै छैन। त्यो कुरा भन्दा मैले यहाँ यसको भनेको मेरो टिभी फुट्यो। भारतको लागि के एक हानेर मात्र पुगेर रहेछ। नेपालले भारतसँग कुरा पनि नगरिकन, वार्ता पनि नगरिकन यदि यस्तो नक्सा चाहिँ बनाउँछ, यसको नक्सा बनाउनलाई भारतलाई हामीले सोध्नुपर्छ। सरिताजी, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। अब नेपाली के हो चाहना अनुसार नयाँ नक्सा जारी गरेर त्यहाँ राख्नको लागि भारतले सोध्नुपर्छ। नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ स्वीकार छु, नेपाल जनताले स्वीकारेका छन्। लिम्पियाधुरा नेपालको सबूत मैं इस बहस में सबसे पहले कोरोना की अवस्था के बारे में ही बात शुरू करना चाहूँगी। हम लोगों की जानकारी में आई है कि 10 अरब रुपए खर्च हुए हैं। वो कहाँ रुपया खर्च हुआ है, किसके पास क्या है? जो स्थानीय जनता जो कोरोना से लड़ रही है, स्थानीय सरकार जो कोरोना से लड़ रही है, उसको केंद्र ने 1 पैसा नहीं दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय में इसी बीच में काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हुए हैं, बड़े उच्च पदस्थ पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा छिपा के किया जा रहा है जो जनता को नहीं जानना चाहिए और इसलिए पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र हो रहा है? इस बारे में निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हमारी मांग रहेगी कि कोरोना के बारे में जिस ढंग से बजट 10 अरब खर्च हुआ है उसके बारे में सरकार जानकारी कराए। मैं यही भी ये जोड़ना चाहती हूँ सभामुख महोदय कि इस बार का जो बजट आया है, कोरोना के नाम पे स्वास्थ्य में बहुत लगानी, बहुत सारे परियोजना की बात आई है, लेकिन
कोरोना से प्रभावित जनता को कैसे राहत देना है और कैसे पुनर्स्थापित करना है, उस बारे में यह बजट बिल्कुल मौन है। ये सरकार की असंवेदनशीलता, ये हर एक दृष्टिकोण से निंदनीय है। सभामुख महोदय, अब मैं बजट के कुछ थोड़े से बेसिक, जिसको बोलते बेसिक स्ट्रक्चर पे, आधारभूत संरचना पे मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ। कुल बजट 14 खरब 74 अरब 64 करोड़, चालू तरफ 9 खरब 48 अरब 94 करोड़, जो कि कुल बजट का 64.4% है, और पूंजीगत खर्च के तरफ 3 खरब 52 अरब 91 करोड़। यही तथ्यांक अपने आप में पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि बजट बिल्कुल आधारभूत रूप में ही ये बजट त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर चालू खर्च पूंजीगत खर्च से लगभग 3 गुना ज्यादा है, वहां पे जनता का विकास क्या होगा? ये तो रेगुलर खर्च में, वो भी मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूंगी कि राजस्व के द्वारा देश में इस बार अनुमान किया गया है 8 खरब 89 करोड़ 89 अरब 72 करोड़। राजस्व से जितना पैसा रकम संकलन होने जा रहा है, उससे भी ज्यादा चालू तरफ में, चालू बजट में पैसा विनियोजन हुआ है। सरकार की क्या सोच है? ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कोई भी अच्छा बजट जो होता है वह राजस्व से जितनी आय होती है उसी सीमा के अंदर में चालू खर्च को रखा जाता है। अब मैं जो दूसरी बात ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ सभामुख महोदय, यह वित्तीय व्यवस्थापन के बारे में, जिसमें कि 1 खरब 72 अरब 79 करोड़ 89 करोड़ प्रदेश के लिए दिया गया है वित्तीय व्यवस्थापन के लिए, जिसमें प्रदेश के लिए 55 अरब 19 करोड़, स्थानीय तह के लिए 90 अरब 5 करोड़। और अगर इसी को ही देखा जाए तो इन दो तथ्यांकों के आधार पर कोई भी स्पष्ट रूप से कह सकता है कि यह बजट संघीयता विरोधी है। राजस्व से ही अगर हमारे पास 8 करोड़ पैसे आ रहे हैं, 8 खरब, और हम संघीय और प्रदेश के लिए सिर्फ 55 अरब और 90 अरब पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब यह बजट बिल्कुल संघीयता को कमजोर करने के लिए है। अब मैं सशर्त अनुदान में भी कुछ पैसा रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो 36 अरब 35 करोड़ रुपया स्थानीय के लिए 1 खरब 61 अरब, यहाँ पर ये बिल्कुल सरकार इसमें विभेद करेगी। जहाँ पे सरकार के अपनी पार्टी के लोग जीते होंगे वहाँ पे ये सशर्त अनुदान जाएगा, अन्य लोगों को नहीं जाएगा। इस ढंग से बजट में जो विभेद की जो अवस्था है वो इसमें इनग्रेन्ड है। अब मैं थोड़ा सा सभामुख महोदय जाऊंगी ऋण के तरफ। ये जो 14 खरब का जो लगभग 15 खरब का जो बजट है, इसमें कहा गया है कि हम राजस्व से 8 खरब और 89 अरब 89 या अरब होगा या 72 करोड़ पैसा लिया जाएगा, मतलब राजस्व से आएगा। वैदेशिक अनुदान में 60 अरब 52 करोड़, और जो कम पड़ता है वो कैसे सरकार पूरा करेगी? तो कह रहे हैं कि 5 खरब 24 अरब जो कम पड़ता है उसमें वैदेशिक ऋण से 2 खरब 99 करोड़ 99 अरब 50 करोड़ और आंतरिक ऋण 2 खरब 25 अरब के करीब है। सभामुख महोदय, मुझको थोड़ा सा मैं समय लूंगी। जहां पर इतना ज्यादा आंतरिक ऋण सरकार लेगी, वहां पे निजी क्षेत्र और सामान्य जनता के पास पैसा कहां से जाएगा? कहां से जनता सुख और समृद्धि के रास्ते पे जाएगी? कितना परसेंट ऋण, जितना जो जनता पैसा जमा कर रही है बैंक में, अगर वो पैसा जनता को ऋण के रूप में नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं पे कुछ गंभीर त्रुटि है। उसके बाद मैं जुडिशरी पे आती हूँ सभामुख महोदय। यहाँ पे मुद्दा का इतना ज्यादा दबाव है, लेकिन जजेज की संख्या या जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए जिस ढंग का एक बजट आना चाहिए, उस बारे में यह बजट मौन है। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा, बहुत जरूरी बात है सभामुख महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातों के पर मेरा ध्यान गया है। पहला कि बंकर से निकाल के बैरक में ले जाया जाएगा। कहाँ पे ले जाया जाएगा? दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ? इसको सरकार स्पष्ट करे।
सेना वहीं जाती है जहां पे सीमा विवाद होता है। चीन के तरफ में 36 हेक्टेयर जगह चीन ने कब्जा करके रखा है। क्या सेना का पोस्ट वहां बनाया जाएगा? उसके बाद समय मैं सकियो आती मान्यज्यू। हूँ मैं आती हूँ उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इस बार खुली है बजट में। सभामुख महोदय, ये कहा गया है कि एयर बेस बनाया जाएगा सेना के लिए। कहाँ पे बनाया जाएगा उसमें मौन है, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं समझ रही हूँ 2-3 साल से निजगढ़ में इस एयर बेस को बनाने की तैयारी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है सत्यता वो नहीं है। निजगढ़ को सेना का बेस बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए निजगढ़ फास्ट ट्रैक को भी सेना को दिया गया है और पथलैया में उतना बड़ा मिलिट्री का कैंप बनाया गया है। सभामुख महोदय, जहाँ पे 3 तरह की सड़कें आके मिलती है उस जगह पर उतना बड़ा मिलिट्री कैंप बनाने का। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईहरूलाई। हामी तपाईँको लागि आज सरिता गिरी विशेष केही कुराहरू राख्दैछौँ। यहाँले पक्कै पनि सरिता गिरीको विशेष गरी चाहिँ ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तापछि एकदमै धेरै आलोचित हुनुभएको छ र उहाँले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी म आफै भन्न सक्छु कि यो नेपालको जमिन होइन भारतको हो भनेर खुलेआम अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँको घर घेराउ गर्नेदेखि लिएर युवा समूहले उहाँको गेटमा चाहिँ तोडफोड गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू हुँदैछ र उहाँको नाममा विभिन्न नाराबाजी हुँदैछ र उहाँलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ कारबाही गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ र धेरैले चाहिँ नेपालबाट उहाँलाई खेदाउनुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। उहाँले विधेयक फिर्ता लिन्न पनि भनिसक्नु भएको छ र उहाँको बारेमा केही जानकारी म प्रस्तुत गर्दैछु। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई संसद सचिवालयबाट विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्न नेताहरू उनकै घरमा पुगेको समेत समाचार बाहिरिएको छ। समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले विधेयक फिर्ता लिन दिएको निर्देशन पत्र बुझाउन चाहिँ गिरीलाई पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेको थिएन। पछि गिरीको फोन नै अफ भएपछि पार्टीका नेताहरू निवासमै पुगेका हुन्। पत्र लिएर संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अगरिया पुगेका थिए। संसदीय दलमा दर्ता गराइएको विधेयक फिर्ता लिनका लागि समाज पार्टीका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले स्वयं सरिता गिरीलाई फोन गरेर भन्न चाहेका थिए। स्रोत भन्छ अध्यक्षज्यूले पनि पटक पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो तर मोबाइल स्विच अफ थियो। त्यसपछि उपेन्द्र यादवले पार्टीका सांसद राम साहे यादव सहितका नेतालाई उनको निवासमै पठाएका थिए। साँझ 6 बजे रामसाई यादव, उमाशंकर और गरिया, प्रदीप यादव, रामबाबु यादव लगायतका नेताहरू गिरीको निवासमा पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरूले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दा गिरीले पार्टीलाई जे कारबाही गर्नु छ गर्नुहोस्, म विधेयक फिर्ता लिन्न भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्। सुरुमा उनले त नेताहरूसँग कुरा गर्नै मानेकी थिएनन् तर घरमै आइसकेकालाई किन फिर्ता पठाउनु भनेर कुराकानी गरेकी थिइन्। उनको भनाई उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, म कुनै नेता वा सांसदसँग एक्लै कुरा गर्न सक्दिनँ। संसदीय दलको बैठक बस्यो भने मात्र म त्यसमा आफ्ना सबै कुरा विस्तृत राख्नेछु। औपचारिक कुरा गर्दै सांसद गिरीले भनेकी थिइन्, आफूले किन फिर्ता लिने, सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा मतदान गर्ने या नगर्ने कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन नआएको कारण आफूले सो विवेक प्रयोग गरेर यो विधेयक दर्ता गराएको हुँ। यो फिर्ता लिन सक्दिनँ। संसदीय दलको बैठकबाट सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको भए आफ्नो गल्ती ठहरिने तर दलले नै त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको नगरेकोमा फिर्ता लिन निर्देशन दिन नमिल्ने उनले नेताहरू समक्ष कुरा राखेकी थिइन्। सांसद गिरीको घरमा पुगेका एक नेताका अनुसार नेत्री गिरीले संसदमा आफूले सो सरकारी विधेयकको विरोधमा बोल्दा त्यति बेला कुनै नेताहरूले किन बोलेको वा बोल्नु हुँदैन नभनेको, बरु कतिपय नेताले ठिक बोलेको पनि ताली बजाएको पनि स्मरण गराएकी थिइन्। तर आज विधेयक दर्ता गराउँदा कसरी गल्ती भयो उनले प्रश्न गरेकी थिइन्।
यो संवेदनशील विषयमा दलको आधिकारिक निर्णय आउनुपर्छ अनि मात्र पार्टीका नेताहरूले आफ्नो धारणा बनाउँदछन्। तर पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्ने र अहिले आएर विधेयक फिर्ता ल्याऊ भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन, उनले तर्क गरेको कुरा एक नेताले सुनाए। यता पार्टी संसदीय दलको बैठक तत्काल बस्नुपर्ने र त्यही बैठकमा आफूले विस्तृत कुरा राख्ने गिरीले बताएको प्रमुख सचेतक उमाशंकरले बताए। सरकारी विधेयकको पक्षमा कि विपक्षमा रहने बारे संसदीय दलले कुनै निर्णय नभएको कुरा सही हो, तर कुनै पनि सांसदले विधेयक वा संशोधन विधेयक दर्ता गराउँदा दललाई जानकारी गराउनुपर्छ, उनले भने। यस विषयमा दलसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, तर सांसद गिरीले दललाई त्यस्तो कुनै जानकारी नगराएको उनले बताए। व्यक्तिगत रूपमा विधेयक दर्ता गराउन मिल्छ, तर त्यो कुराको जानकारी दललाई हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो जानकारी नगराएको कारण संसदीय दलले सो विधेयक फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो, उनले भने। कुनै पनि नेता वा सांसद दल वा पार्टीभन्दा माथि हुँदैन। उनले हालसम्म फिर्ता लिएको वा नलिएको आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँदै उनले फिर्ता नलिए त्यसको बारेमा दलले निर्णय दिने बताए। उनले सांसद गिरीको घरमा कालो झण्डा गाड्ने, होलहुज्जत गर्ने, गाली गलौज गर्ने प्रति आपत्ति प्रकट गरे र उनले दलले सो घटनालाई गम्भीरपूर्वक लिएको बताउँदै यसबारे सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।